अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हमने एक पोर्शन जो है ख़त्म कर लिया था, दैट इज़ अवर हीट इंजन। मैंने आपको कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फिर जो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट्स, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को एनालाइज किया था बाई टेकिंग हीट इंजन इनटू कंसिडरेशन। हीट इंजन से हमने वो स्टेटमेंट लिया हुआ था। जो हमें सेकेंड पोर्शन इसका है हीट इंजन के बाद जो हमें पढ़ना है, दैट इज हीट पंप। बिकॉज दो स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं तो हमें दो डिवाइसेस एनालाइज करने पड़ेंगे। एक का नाम था हीट इंजन जिसको कि हमने एनालाइज किया, दूसरा जो है हमारे पास हीट पंप को एनालाइज करेंगे। हीट इंजन से हमें कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट मिला था जिसको कि हमने कहा था सिंपली 100% एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन दैट इज नॉट पॉसिबल, या हमने कहा था कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल, जो कि प्रैक्टिकली लाइफ में होता है हमारे पास, वही हमने कहा था। या फिर जो कि मेन स्टेटमेंट हमने कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ड्यूरिंग a cyclic process to extract heat from a reservoir and converts completely into work। वही सेम बात जो अभी हमने कहा था कि 100% conversion of heat into work is not possible, that is impossible, or efficiency of any engine can never be 100%। ये हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आपने उसे देखा होगा। अब हमें और वहां से हमें कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो मैंने अभी कहा था, ये सभी जो है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस पढ़ना है दैट इज हीट पंप, और ये हमें देगा क्लासियस स्टेटमेंट। हीट इंजन के बारे में एक और चीज बता दूं, जो हमने एफिशिएंसी पढ़ी थी उसको ध्यान देना। एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स में। उस पर बहुत सारी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपको, और उसको हम फाइनली डिस्कस भी करेंगे। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जस्ट हमने अभी डिराइव किया था, और एफिशिएंसी देखा था क्या होता है, उसको जब हम कार्नोट्स हीट इंजन पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, वो हम डिस्कस वहीं पे करेंगे। फाइनली लास्ट पे एफिशिएंसी ऑफ इंजन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लासियस स्टेटमेंट जो हमारा मेन टॉपिक है, एक तो जो मैंने कहा था कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वो हो गया। अब दूसरा क्लासियस स्टेटमेंट जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, हीट पंप को जब हम एनालाइज करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस हीट पंप? इट इज एक्चुअली द हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। हीट इंजन का काम क्या था? वो कन्वर्ट करता था हीट को, क्योंकि ये पड़ा हुआ है इसलिए यहां से बता रहा हूं, हीट को कन्वर्ट कर रहे थे हम वर्क में। हीट को कन्वर्ट किया था मैकेनिकल वर्क में, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हीट इंजन होगा। अब वर्क को कन्वर्ट करेंगे हीट में, तो हमारे पास जो है हीट पंप आएगा। तो हम ऐसा बता सकते हैं, व्हाट इज हीट पंप? हीट पंप्स आर हीट इंजन्स वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर। मींस ऐसे डिवाइसेस हमें होंगे जो कि वर्क को कन्वर्ट करेंगे हीट में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हीट पंप। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हाट आर हीट पंप्स। सिंपल सा ब्लैक पेन यूज करूंगा मैं, बिकॉज ब्लू से यहां हमने लिखा हुआ है। हमने क्या कहा, हीट इंजन वर्किंग इन बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन। वो हमारे पास क्या होंगे, दे आर हीट पंप्स। तो होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। जो मैंने कहा कि आपका जो वर्क को कन्वर्ट करेंगे हीट में, ऐसे डिवाइसेस को जो है हम बताते हैं हीट पंप। और हम जानते हैं कि 100% कन्वर्ट जो ये वर्क जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी एफिशिएंसी बाद में देखेंगे, अभी बस से समझ लो। तो हमारे पास हीट पंप जो है, हीट इंजन्स वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस ऐसे डिवाइसेस जो कि कन्वर्ट करेंगे वर्क को हीट में। या फिर मैं इसी को ऐसे बता सकता हूं, बता ध्यान देना, हीट इंजन वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन हमने देखा था कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जो है
हीट फ्लो कर रही थी हीट इंजन में, ऐसा ही है ना। तो हीट पंप में हम उल्टा बता रहे हैं, बिकॉज दे आर हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये क्या करेंगे, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर जो है वो एनर्जी मींस हीट का ट्रांसफर करेंगे। अब ऐसा हम जानते हैं प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट डूइंग वर्क। तो उसी को हम बताते हैं कि अगर हमें ऐसा करना है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर एनर्जी लेनी है, हीट लेनी है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा वर्क, हमें करना पड़ेगा। वहां पे वर्क मिल रहा था, यहां पे हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके कुछ ऐसा होगा, तब जाके हीट इंजन जो है रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी चीज को मैं फिर से फोकस कर रहा हूं, बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन कहने का मतलब है, हीट इंजन का मतलब है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। ओके, दैट्स अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन, हम जानते हैं। अब कितना कन्वर्जन होगा वो हमने हीट इंजन में देखा कि 100% पॉसिबल नहीं है, कन्वर्जन होगा। ओके, कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन हीट पंप मींस हीट इंजन वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कोल्ड बॉडी से हीट लेंगे और हॉट बॉडी में देंगे। वो प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा वर्क। इसीलिए हमने कहा वर्क का कन्वर्जन हम किस में होगा, हीट में। वहां पे हीट का कन्वर्जन हम बता रहे थे वर्क में, अब यहां पे रिवर्स है तो वर्क का कन्वर्जन हीट में। इसका मतलब असल में यह है कि कोल्ड बॉडी से जो है हीट ली जाएगी और हॉट बॉडी में दी जाएगी, जो कि हमें पता है नेचर का फिनोमिनन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको परफॉर्म करने के लिए, इस प्रोसेस को अकर करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम बताएंगे वर्क का कन्वर्जन जो है वो किसमें होगा, हीट में होगा। अब कितना होगा, कैसे होगा, वो हमें देखना है। तो हीट पंप हमारे पास जो इसकी वर्किंग है, होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं। मैंने आपके लिए यहां पे डेफिनेशन भी लिख ली हीट पंप की, जो हमने अभी भी कहा था, हीट इंजन वर्किंग बैकवर्ड्स, या फिर हम बता सकते हैं डिवाइसेस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। और ध्यान देना, ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा कि कोल्ड बॉडी से हीट लोगे और ट्रांसफर करोगे हॉट बॉडी में। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम और ऑन दी पंप। जो भी हमारे पास डिवाइस होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वर्क इज डन ऑन दी इंजन कहो या फिर पंप। इंजन पे हम वर्क करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पंप बन जाएगा। तो दैट इज, इसी मैंने ये मेंशन किया यहाँ पे कि आपको पता होना, ऐसा नहीं कहना कि ये खुद से होगा, खुद से करेंगे जस्ट लाइक हमारा इंजन जैसे कर रहा था। नहीं, हमें कुछ काम करना पड़ेगा इंजन पे, जिसको कि हमने इंजन कहा, बन जाएगा हीट पंप को। फिर जाके वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी जो है वो ट्रांसफर करेगा हीट या एनर्जी जो है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिर ही जाके होंगे। जैसे मैं कहूंगा, हमें बॉटम से, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको कहा था, हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे पानी लेना है, वाटर फ्लो करवाना है, तो हम यूज करते हैं पंप। दैट पंप इज अ फॉर्म ऑफ हीट पंप। तो वो भी हमें क्या करता है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नेचर में, कि वाटर जो है लोअर रीजन से हायर रीजन पे जाना, ये खुद से नहीं जाएगा। अगर ऐसा करना है तो हमें पंप लगाना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, मींस हमें एनर्जी यूज करनी है, मींस हमें वर्क करना पड़ेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए हीट पंप्स के बारे में। अब हीट पंप की जो वर्किंग है हमारे पास, वो दो तरीकों से पढ़ी जाएगी। नंबर वन, दोनों में बता देता हूं, ऑल्दो कि आपके बुक में भी एक ही होता है और आप पढ़ते भी एक ही हो। दैट इज हीट पंप्स। नंबर वन हम बताएंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, हीट पंप्स वर्किंग इन हीटिंग मोड, वर्किंग इन हीटिंग मोड, और दूसरा है वर्किंग इन कूलिंग मोड। एक समझ आएगा तो दूसरा खुद से आप बता सकते हो ये चीज है क्या। तो अब हम पहले जो हीट पंप देखेंगे वर्किंग इन हीटिंग मोड। हीटिंग मोड वाला जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसी से स्टार्ट कर देता हूं। कूलिंग मोड वाला आप खुद से बता सकते हो। कूलिंग मोड वाला जो आपके पास आएगा, हीट पंप वर्किंग इन कूलिंग मोड, उसमें आपका जो एग्जांपल आएगी दैट इज रेफ्रिजरेटर, जो कि आपकी बुक्स लिखती हैं। हम इन जर्नल पढ़ेंगे, आप रेफ्रिजरेटर को खुद से फिर एनालाइज कर सकते हो। वर्किंग हीट पंप्स वर्किंग इन हीटिंग मोड जो है वो आपके एसी आ जाएंगे। जो एयर कंडीशनर्स आपके हैं, आप गर्मियों में यूज करते हो, तो वो आपको कमरा जो, सॉरी, गर्मी सर्दियों में यूज जब करोगे आप, तो वो आपके कमरे को गर्म रखेंगे, मींस आपके कमरे को गर्म रखेंगे, तो दैट इज हीटिंग मोड। अगर वही चीज अगर आप समर्स में यूज करोगे, मींस कमरे को ठंडा रखने के लिए, तो वो फिर से आ जाएगा वर्किंग इन कूलिंग मोड, जस्ट लाइक योर रेफ्रिजरेटर। तो अब ध्यान से देखो कि हम पहले वर्किंग इन हीटिंग मोड की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसकी वर्किंग जो है, हमारे पास दो सेट्स ऑफ कॉइल्स होती हैं। ध्यान से देखना,
ये मैं कहूंगा कि हमारे पास एक सेट ऑफ कॉइल है, कुछ ऐसे जर्नल ओवरव्यू देखेंगे इसका। ये यहाँ पे इसका एक मोटर रख देता हूँ और दूसरा सेट ऑफ कॉइल जो है कुछ यहाँ पे ये ऐसा है, इसको ध्यान से देखना। और ये मैं कहूंगा लेट इट बी, इसके ऊपर ले लेते हैं इसको। ये जो है ये बैरियर है, समझ लो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड। आपका एयर कंडीशनर जो है जब हीटिंग मोड में काम करेगा, मीन जब आप सर्दियों में उसको यूज करोगे, मीन आपका कमरा जो है गर्म होना चाहिए। इनसाइड मीन्स ये रूम है, आउटसाइड मीन्स ये सराउंडिंग है। तो हीटिंग मोड में क्या होता है, अब ध्यान से देखना। मैं इसको कॉइल को जरा डबल शेड कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास कॉइल है, और यहां से मैं इसको डबल हैशिंग कर देते हैं। ये लो भाई, ये ध्यान देना, दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। अब हम करेंगे क्या, इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ये आउटसाइड है तो हम इसको एक्सटीरियर कॉइल बता सकते हैं, ये इनसाइड है तो हम इसको इंटीरियर कॉइल जो है बता सकते हैं। इस कॉइल में हमारे पास फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड हमारे पास कॉइल में पड़ा होता है। आप रेफ्रिजरेटर चेक कर सकते हो, उसके बैक में आपके पास कॉइल्स मिलेंगी, ये ऐसा, ये समझ लो इसमें फ्लूइड है। अब क्या किया जाता है इसकी वर्किंग के लिए, हीटिंग मोड में हम इस वाली कॉइल को जो कि आउटसाइड होती है, इनसाइड नहीं आउटसाइड, जिसको हम रखेंगे उसको 8 लो प्रेशर रखेंगे। 8 लो प्रेशर। लो प्रेशर मींस मैं क्या करूंगा इसमें, इस कॉइल का डाया जो है वो ज्यादा कर दूंगा। जब कॉइल का डाया ज्यादा, अमाउंट ऑफ गैस जो है वो उतना ही रहेगा, कॉइल का जो है डायामीटर में ज्यादा करूंगा तो जो गैस है वो रिलैक्स रहेगी, मींस लो प्रेशर में रहेगी, उसमें प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, वो कम प्रेशर होगा। अगर लो प्रेशर है तो मैं कहूंगा कि वो होगी 8 लो टेम्परेचर। वाई? बिकॉज अगर मैं आइडियल गैस की बात करूंगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बाकी सभी चीजें अगर आप कांस्टेंट रखोगे, ये तो हमारे पास है कांस्टेंट, वॉल्यूम भी अगर मान लोगे कांस्टेंट, इवन की ये वेरी भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर? देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। व्हेन प्रेशर इज लो टेम्परेचर इज लो, व्हेन प्रेशर इज हाई टेम्परेचर इज हाई। तो एक्सटीरियर कॉइल, क्योंकि मुझे हीटिंग मोड की बात करनी है, तो एक्सटीरियर कॉइल, इसको मैं लिख देता हूं, एक्सटीरियर कॉइल में क्या किया जाएगा, एक्सटीरियर कॉइल को लो प्रेशर रखा जाएगा, मींस लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर किससे? सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से इसको लो टेम्परेचर दिया जाएगा तो हम जानते हैं कि खुद से स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि सराउंडिंग का हाई टेम्परेचर वाला जो मींस हीट है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी टुवर्ड्स दिस फ्लूइड। जो इसमें फ्लूइड होगा 8 लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग, ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, ये गैस जो है, ये जो फ्लूइड इसमें होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसने एब्जॉर्ब किया, यहां से हीट एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से, हम क्या करेंगे, ये जो मोटर है, ये जो यहां पे पंप होगा, इसकी मदद से इस गैस को, ये जो फ्लूइड हमारे पास कॉइल में होगा, इसको कंप्रेशन के साथ यहां भेजेंगे, मींस इसको रखेंगे 8 हाई प्रेशर। किससे? पंप यूज करेंगे, मींस हम एनर्जी यूज करेंगे, हम वर्क करेंगे इस फ्लूइड पे और इसको कंप्रेस करेंगे, और यहां से जो डायमीटर ऑफ द कॉइल होता है ये कम होगा एज कंपेयर टू दिस। यहां पे डाया ज्यादा तो प्रेशर कम, यहां पे डायमीटर ऑफ द कॉइल कम, इन साइड में डायमीटर ऑफ द कॉइल कम होगा, तो हमारे पास ये जो फ्लूइड यहां पे आएगा वो हाई प्रेशर होगा। अगर हाई प्रेशर तो मैं कहूंगा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ, जिसको हमने कहा था रूम, रूम के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा, लेकिन हमने कुछ वर्क किया, इसको कंप्रेस किया, और ये जो हमारे पास कॉइल्स होंगी, क्योंकि हमने कंप्रेस किया हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाए, प्रेशर जो हमने यहां पे दिया वो कंटिन्यू रहे, इसलिए डायमीटर ऑफ द कॉइल जो है कम होता है। अब ये जो फ्लूइड है ये रूम के अंदर हाई प्रेशर एज वेल एज हाई टेम्परेचर के साथ मूव कर रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस है कि ये हाई टेम्परेचर पे है हमारा जो ये फ्लूइड है इनसाइड द कॉइल, रूम के अंदर वाली जो कॉइल है, तो ये डिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। हीट जो इसने एब्जॉर्ब की थी सराउंडिंग से, उसको हीट जो है देगा किसमें? रूम में। जो कि हमारे पास बेसिकली क्या था, रूम जो है आपका बंद होता है वो हॉट होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। जैसे कि आप सर्दियों में देखते हो, कमरे में थोड़ी सी गर्मी होती है, आउटसाइड जो है काफी ठंडा होता है।
लेकिन हमने ये एसी यूज किया, नाम तो एसी बताएंगे, ऑल्दो हीटिंग मोड के लिए यूज कर रहे हैं हम इसको। तो हमने क्या किया, क्योंकि उसको आप टेम्परेचर फिक्स कर देते हो, तो हमने क्या किया, हमने सराउंडिंग कोल्ड रीजन से जो है हीट को ट्रांसफर किया टुवर्ड्स दी हॉट रीजन। तो मैं कहूंगा कि दिस इज पंप, हीट पंप, बिकॉज भाई हम ऐसा नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग सम वर्क। हमने कुछ काम किया जिसको कंप्रेस करने का, और ये कंटिन्यूअसली सप्लाई जो है काम का होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, आपके एसी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं करते। तो हमने कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में जो है हीट ट्रांसफर की, और उसका जो वर्किंग प्रोसीजर था वो कुछ ऐसा था। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो यहां से जो है हीट जो है, हमने देखा कि हीट सराउंडिंग से, ये हीट है जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूं, हीट सराउंडिंग से कहां फाइनली पहुंच गई, रूम के अंदर। तो आपका रूम जो है जिस टेम्परेचर पे आपने फिक्स किया होगा अपने एसी को, वही टेम्परेचर जो है मेंटेन कराएगा। तो दिस इज हीट पंप वर्किंग इन हीटिंग मोड। तो होप कि ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं इसकी वर्किंग। हीट पंप वर्किंग इन हीटिंग मोड मींस कि हीटिंग मोड में क्या करेगा, कोल्ड करेगा, तो यही काम, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। हीटिंग मोड में हमें चाहिए हीट, रूम में चाहिए हीट। कहां से हम लाएंगे हीट, आउटसाइड सराउंडिंग से। जैसे सर्दियों की बात कर लो, सर्दियों में बाहर जो है काफी ज्यादा ठंड होती है, रूम फिर भी थोड़ा सा गर्म होता है, रूम गर्म होता है, बाहर ठंड होती है, लेकिन हम फिर भी सराउंडिंग की हीट को बाय यूजिंग दिस हीट पंप, जिसको कि मैं एसी नाम दे रहा हूं, और हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। वो कैसे करते हैं, हम दो सेट ऑफ कॉइल्स ले लेते हैं। दीज आर कॉइल्स, एक्सटीरियर कॉइल, और इसको मैं लिख देता हूं दिस इज इंटीरियर कॉइल। दो सेट ऑफ कॉइल्स ले लो। जो एक्सटीरियर कॉइल होगी, जो कि सराउंडिंग में रखोगे, उसका डायमीटर ज्यादा कर लो। डायमीटर ज्यादा मींस कि प्रेशर जो है, जो फ्लूइड का प्रेशर इसमें होगा, फ्लूइड होगा, गैस होगा, जो भी हमारे पास होगा, उसका प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर कम है तो इस इक्वेशन के रिगार्डिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो टेम्परेचर भी कम होगा। सराउंडिंग से कम होगा तो हीट खुद से फ्लो कर जाएगी इस फ्लूइड में। लेकिन इसी फ्लूइड को हम कंप्रेस करेंगे, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, मींस हम एनर्जी यूज करेंगे इसको कंप्रेस करने में। और कंप्रेशन की मदद से क्या होगा, इसका जो प्रेशर है हम बढ़ाएंगे, तो प्रेशर की मदद से हमारे पास टेम्परेचर खुद से बढ़ेगा, क्योंकि इसने हीट भी अब एब्जॉर्ब की होगी। तो होगा क्या, यहां पे ये फ्लूइड जो है जब इनर कॉइल में आ गया, इंटीरियर कॉइल में आ गया, तो यहां पे इसका जो हमारे पास फ्लूइड का टेम्परेचर होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रूम टेम्परेचर। तो ये डिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा हीट, अपनी जो इसमें एब्जॉर्ब हीट थी वो रूम में डिसिपेट कर देगा। तो रूम आपका जो है गर्म रहेगा। लेकिन कर क्या रहे हैं हम असल में देखेंगे तो हम कोल्ड रीजन सराउंडिंग से जो है हीट ला रहे हैं टुवर्ड्स और रूम, जो कि हॉट रीजन था। दैट मीन्स कि हम नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हम इसके ऊपर कुछ वर्क करेंगे। बिकॉज हीट पंप यूज कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द इंजन करेंगे। तो वो वर्क जो है, मैंने यहां पे इसलिए कहा था, ये हमारे पास कंप्रेसर है, या जिसको कि हम पंप बताते हैं। तो दिस इज हीट पंप वर्किंग इन हीटिंग मोड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं दोनों, तो फिर मैं बता देता हूं, या एक चीज बता ही देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। अब इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा कब होगी, मींस हम कब कहेंगे कि हमारा जो ये हीटिंग मोड वाला, मींस हमारा जो ये पंप है, जिसको मैं अब हीट पंप कहूंगा, ये कब एफिशिएंट होगा, इसकी एफिशिएंसी कब होगी। इसकी एफिशिएंसी, ध्यान से सुनना बच्चा, तभी ज्यादा होगी जब ये कम वर्क पे ज्यादा जो है हमारे पास हीट ट्रांसफर करेगा। मींस जब आप कम सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की दोगे, या कोई भी एनर्जी सप्लाई करोगे, और ये हीट जो है ट्रांसफर ज्यादा करेगा। जैसे अगर ये चीज आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है तो मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, तो जो कि आपके पीरियड में भी था। हमारे पास बल्ब्स होते थे पहले, जो गिलास के बल्ब्स थे, आज चेक कर लो जिनमें कि फिलामेंट होता था। आज हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है बल्ब्स हैं, ठीक है। इसमें क्या था, ये ज्यादा एनर्जी लेते थे, लाइट तो देते थे बल्ब, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेते थे। जो एज कंपेयर टू आज जो हमारे पास है बल्ब्स, वो क्या करते हैं, वो एफिशिएंट ज्यादा हैं, वो कम वोल्टेज पे ही जो है आपको सेम लाइट दे देते हैं। तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, हीट पंप की एफिशिएंसी तब ज्यादा होगी जब वो यहां से जो हम काम करेंगे, यहां से काम करने का मतलब जो हम उस पर वर्क करेंगे, मींस जो इलेक्ट्रिसिटी लेगा, जो भी एनर्जी लेगा, एनर्जी इन एनी फॉर्म, कॉमनली हमारे पास मोटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी ले रहा है। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूं कि जब वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हमारे पास ज्यादा जो है ट्रांसफर करेंगे हीट का, या जो भी उनका काम होगा जो हम चाहते हैं उनसे काम करना,
तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एफिशिएंसी, और वो डिफाइन होती है फॉर हीट पंप बाय अ टर्म नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को फाइनली डिस्कस करेंगे, ये आपको वहां भी पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि हमारे हीट पंप्स तब जाके ज्यादा एफिशिएंट होंगे जब वो हमसे एनर्जी कम लेंगे और ज्यादा काम करेंगे। एफिशिएंसी जो है, हमसे एनर्जी कम लेने का मतलब उनके ऊपर वर्क जो है वो कम करें, हम वर्क कम करें, वो खुद से ज्यादा करें लेकिन हमसे कम एनर्जी ले। ये तो सेम बात है, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, आप किसी को 10 रुपए देते हो तो वो पूरे दिन भर बेचारा काम करता है, और दूसरा जो है उसी काम के लिए, सेम वन डे वर्क के लिए 100 रुपए ले लेता है, तो आप क्या कहोगे, आपके लिए कौन एफिशिएंट है? जिसको कम पैसे दिए। तो सेम हमारे पास यहां पे भी होगा, जिसके ऊपर हम कम खर्च करें और वो ज्यादा वर्क करे हमारे लिए वर्क करे, यहां पे हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो वो ज्यादा जो है एफिशिएंट होगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में हम डिस्कस करेंगे, इस चीज को दिमाग में रखना। हमने देखा हीट पंप वर्किंग इन हीटिंग मोड, अब हम देखेंगे हीट पंप वर्किंग इन कूलिंग मोड, जो कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर भी काम करते हैं, और जब समर्स में हमारे पास अल्टरनेट जो एयर कंडीशनर्स होते हैं वो भी वैसे ही काम करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं। हमने पहले वाले को डिस्कस किया, हीट पंप वर्किंग इन हीटिंग मोड, नाउ हीट पंप वर्किंग इन कूलिंग मोड। सेम 2 सेट ऑफ कॉइल्स ली जाएंगी। ये लो भाई, यहां पे मैं फिर से मोटर रख देता हूं, एक और सेट ऑफ कॉइल, ये। अब क्या करना है बच्चा, ये हमारा इनसाइड रहेगा, जिसको मैं डॉटेड लाइन से अलग कर देता हूं, ये हमारे पास आउटसाइड रहेगा। अब प्रोसेस को रिवर्स कर लो। अभी तक जब हमारे पास हीटिंग मोड था तो हमने कहा था कि ये जो आउटसाइड वाली कॉइल है, इसको आप क्या कर लो, इसको ज्यादा डायमीटर वाली पाइप बना दो। अब मैं कहूंगा कि ये जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर वाला जो हमारे पास कॉइल होगी, इसका डायमीटर कम कर लो, डायालेस। डायालेस मींस प्रेशर मोर, प्रेशर मोर मींस टेम्परेचर हाई। जो इसमें फ्लूइड होगा, सेम फ्लूइड चेंज नहीं करना है, यहां पे भी फ्लूइड होगा, और ये हमारे पास कुछ ऐसा बना देते हैं अब जल्दी में, क्योंकि ये क्लियर हो गया आपको पहले में कि हमारे पास क्या है ये चीज। तो अब ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, मींस ये आपका रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला पोर्शन है जिसमें कि आप कोई चीज रखते हो, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर का इनसाइड है, और ये जो है आपके पास सराउंडिंग है। सराउंडिंग वाली कॉइल को आप क्या करते हो, उसका डायमीटर लेस कर देते हो, प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है वहां पे, तो टेम्परेचर हाई। और इनसाइड वाला जो है, इनसाइड में जिसको कि हम इंटीरियर कॉइल कहेंगे, सेम 2 कॉइल्स, नाम ही बदलेंगे, अंदर वाली साइड है तो इंटीरियर कॉइल, इसका डाया जो है वो मोर होगा, प्रेशर लेस, एंड टेम्परेचर जो है वो भी लेस होगा। अब आपने समझ लो रेफ्रिजरेटर में कोई चीज रखी है, लो भाई दूध रख दिया, इनसाइड आपने दूध रख दिया, ठीक है, ये मिल्क है, और दूध जो है थोड़ा सा आप ठंडा करके ही रखते हो, जैसे आपके उबाल के डायरेक्टली नहीं लाते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं कहूंगा कि ये दूध है, गर्म है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो है ये हमारे पास ठंडा रहे, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है, ठंडा रखता है चीजों को, तो वो हीट लेगा, इससे हीट लेगा और सराउंडिंग में देगा। या मैं कहूंगा कि ये जो है, मैं हॉट नहीं लिखूंगा, मैं इसको कोल्ड ही लिखूंगा, ताकि आपको पता चले इसकी वर्किंग क्या है। इसको कोल्ड रखना है ना, तो मैं कहूंगा कि ये कोल्ड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पे इनसाइड वाली डाया जो है पाइप, इसमें फ्लूइड है, ये ऐसे फ्लूइड जो अभी तक हमने दिखाया था, इसमें फ्लूइड है। तो फ्लूइड पाइप का डाया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम, तो ये इससे टेम्परेचर लेगा, मींस हीट लेगा, ठीक है। और ये जो ही यहां आएगा, तो बिकॉज ऑफ मोटर हम क्या करेंगे, हम इसका प्रेशर जो है वो, जो अभी तक हमने कहा था कि लेस प्रेशर है, इसका प्रेशर बढ़ाएंगे। यहां पे इसने हीट ली ना, प्रेशर बढ़ाएंगे मींस कि हम इसको कंप्रेस करेंगे। ये जो आउटसाइड कॉइल जो है, लेस डायमीटर वाली कॉइल है, इसमें चला जाएगा। लेस डायमीटर मींस मोर प्रेशर मींस हाई टेम्परेचर मींस कि यहां से अब हीट जो है वो फ्लो करेगी सराउंडिंग में।
तो है क्या, मैं बता रहा हूं यहां पे कोल्ड, रेफ्रिजरेटर के अंदर की बात कर रहा हूं, वो कोल्ड होता है, आउटसाइड हॉट होता है। तो हम कोल्ड से हॉट में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो खुद से नहीं होगी, हम कर रहे हैं बाय यूजिंग पंप, हीट पंप, जिसको कि हम नाम दे देते हैं रेफ्रिजरेटर। जो हमारे पास होगा वो हम यहां पे मैं पूरा लिख ही देता हूं। ये जो डिवाइस वर्क करेगा एज कूलिंग मोड, दैट इज अवर रेफ्रिजरेटर, ये हमारे पास होगा, ये वर्क करता है ऐसे। अंदर की चीज, इनसाइड लिखा ना मैंने, रेफ्रिजरेटर के अंदर की चीज को ठंडा रखता है, बाहर जो रूम हो या कुछ भी आउटसाइड हो वहां से जो उसमें जो है हीट फ्लो करवाता है। तो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में जो है हीट ट्रांसफर कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं है अगर आप रेफ्रिजरेटर को जो है इलेक्ट्रिक पल्ब जो उसके साथ लगा होता है, मीन जो आप सप्लाई करते हो उसमें एनर्जी, उसको निकाल दोगे तो मीन्स हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, मीन्स एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसी को हम यहां पे वर्क बताते हैं जो हमने पहले लिखा हुआ था। फिर जाके ये जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर जो है ट्रांसफर करता है, और उसकी वर्किंग जो है मैंने आपको ऐसे बता दी, सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको वर्किंग बता दी कि वो कैसे वर्क करता है। 2 कॉइल्स होती है उसमें। अगर कूलिंग मोड की बात करेंगे तो एक्सटीरियर कॉइल का जो है डाया लेस रखना है और इंटीरियर कॉइल का डाया मोर रखना है, ताकि इसका फ्लूइड का प्रेशर बता रहा हूं, फ्लूइड का प्रेशर कम हो, टेम्परेचर कम हो, ताकि ये इस बॉडी से हीट ले सके और उसको बाहर जो है वो ट्रांसफर कर दे। बाहर ट्रांसफर करेगा बाय द मींस ऑफ मोटर, मीन जब हम उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ जो है एनर्जी देंगे यहां से। तो फिर से यहां पे परफॉर्मेंस, अब बताओ कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा होगा, जो आपकी एनर्जी ज्यादा लेगा या फिर जो आपकी कम एनर्जी जो है उस पे ही ये सारा का सारा कम करेगा। जो आपसे कम एनर्जी लेगा, मींस जो लेस वोल्टेज पे भी वर्क करेगा, वो एफिशिएंट ज्यादा होगा। तो यहां पे भी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। होप कि ये चीज आपको पता चल गई होगी कि हीट पंप जो है वो वर्क कैसे करता है। और हीट पंप वर्किंग इन कूलिंग मोड जो है, जो आपके सिलेबस में जो कि पढ़ाया भी जाता है, दैट इज योर रेफ्रिजरेटर। तो जो मेन पोर्शन है हमारे पास वो तो डिस्कस हो गया। ऑल्दो ये आपको कोई नहीं पूछता है, आपको पूछा जाता है तो अगर पूछा जाएगा तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अदरवाइज आपका पूरा टॉपिक जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो फोकस रहता है ऑन योर हीट इंजन। लेकिन यहां से हमारे पास एक स्टेटमेंट मिल जाता है, क्लासियस का स्टेटमेंट। अब क्लासियस क्या बताता है, ध्यान से सुनना बच्चा, पहले उसी को डिस्कस कर देते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट अभी तक आया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हीट पंप्स हैं वो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की ओर जो है हीट ट्रांसफर कर देते हैं। और हम जानते हैं प्रैक्टिकली ये खुद से पॉसिबल नहीं है, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्लासियस ने इसी चीज को लेके जो है एक स्टेटमेंट दे दिया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और जो मैंने अभी कहा कि हमें कुछ काम करना ही करना है इसके ऊपर, फिर जाके ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो वही क्लासियस ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन मीन जो खुद से काम करेगी, जिसको आप कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे, दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन मीन्स अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी, जिसको कि कोई भी एड नहीं मिलेगी, बाहर से कुछ भी एनर्जी आप नहीं दोगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेल्फ एक्टिंग मशीन जो होगी। तो क्या कहा क्लासेस ने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी मींस कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। होप ये क्लियर हुआ होगा। मींस एनर्जी और हीट डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, मींस खुद से, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। फॉर दैट प्रोसेस टू टेक प्लेस, दैट मीन्स कि हीट को ट्रांसफर कराना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर, वी नीड टू गिव सम एनर्जी टू द सिस्टम, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही क्लासियस ने कहा, और वो हमारे पास क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगा। मीन सिंपल में जैसे वहां पे हमने कहा था एफिशिएंसी जो है 100% पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे हम बता सकते हैं कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी जो है वो खुद से हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जो हमने अभी कहा था कि सेल्फ एक्टिंग मशीन, खुद से मशीन ऐसा नहीं करेगी, वो प्रोसेस नॉट स्पॉन्टेनियस, बट वो प्रोसेस जो है करवाने के लिए, मींस हीट को कोल्ड से हॉट की ओर, हॉट रीजन की ओर लेने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब हमने कुछ वर्क किया तो फिर जाके वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज द क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बार मैं फिर से बता देता हूं. इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर मींस कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी और हॉट रिजर्वायर. दैट इज द क्लासियस स्टेटमेंट. इन दोनों को हमें कंपेयर भी करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ही चीज है. मींस वायलेशन ऑफ वन लीड्स टू द वायलेशन ऑफ अदर. स्टेटमेंट पढ़े तो हमें लगता है दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम है. तो ये था हमारे पास क्लासियस स्टेटमेंट. अब हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं. ये मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? तो मैं बता सकता हूं कि इट्स अ नंबर विच गिव्स द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ अ हीट पंप. ये एक नंबर हमारे पास आएगा जो कि हीट पंप की इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बारे में बताएगा. और मैंने आपको कहा कि वो कैसे, यहां से भी पता चल जाएगा. तो मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ हीट पंप इज गिवन बाय अ नंबर नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. एक नंबर मिलेगा आपको. तो ध्यान से देखो, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि अपनी बुक्स पे, आपकी बुक्स पे एक ही चीज दी होती है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हो रहा है. लेकिन मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा, आपका कंफ्यूजन ही दूर कर दूंगा. कूलिंग मोड के लिए एक चीज होगी, इन हीटिंग मोड के लिए दूसरी चीज होगी. जस्ट वर्ड्स Q1 Q2 T1 T2 पे फर्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं. तो अगर मैं कूलिंग मोड की बात करूं तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया. कूलिंग मोड में हम क्या बता रहे हैं, रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर जो कि समर्स में हम यूज करते हैं. तो उसमें क्या करना है, हमें चीज को ठंडा रखना है. मैं तीन चीजें यहां पे बताऊंगा. एक ये वन, ये इससे हीट ली जाएगी, ठीक है. हीट तभी ली जाएगी जब इसके ऊपर क्या होगा, वर्क होगा. और ये दूसरा जो हमारे पास है, ये लो भाई मैं इसको भी बना देता हूं, यहां पे एक बॉक्स जैसा बनाएंगे. ये हमारा हीट पंप होगा, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे और फिर जाके जो है हीट का कुछ कन्वर्जन होगा. अब मैं क्या बता रहा हूं, कूलिंग मोड. अगर कूलिंग मोड तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है यहां से, जिसको कि मैं लेट इट बी, हमने जैसे कहा था कि इनसाइड की बात करेंगे और ये आउटसाइड, बिकॉज कूलिंग मोड तो यही कर रहा है ना. इनसाइड से हीट ले रहा है और आउटसाइड में दे रहा है. ये टेम्परेचर जो है, इधर आउटसाइड का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, T2 कर दे. इनसाइड का टेम्परेचर जो है वो कम होता है. वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो रहा है, मींस जो इसमें वर्किंग सबस्टेंस होगा, ये जो हमारे पास इंजन है इसके ऊपर वर्क हो रहा है. समझ लो ये यहां से हीट ले रहा है, हाउ मच अमाउंट Q1, इसमें दे रहा है हाउ मच अमाउंट Q2, और ये जो W है ये हम वर्क कर रहे हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज सेम एज दैट ऑफ योर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को मैंने क्या कहा था, एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो भी हमारे पास होगा, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस ही निकाल रहे हैं, तो दैट इज आउटपुट, यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. जो हमें चाहिए डिवाइडेड बाय जो वो ले रहा है. इन दिस केस जब हीट इंजन की बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे W डिवाइडेड बाय Q1 जो ले रहा था. लेकिन कूलिंग मोड में क्या होगा, पहले इनपुट की बात करते हैं. इनपुट इज W, ये ले रहा है, Q1 Q2 नहीं. जब तक ना आप इसको W दोगे ये Q1 Q2 की बात ही नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ हीट पंप. ये ले रहा है, हमसे एनर्जी ले रहा है, जिसको कि हम वर्क बता रहे हैं, मींस हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप प्रोवाइड करोगे. तो दिस W इज आवर इनपुट. एंड व्हाट इज आउटपुट इन कूलिंग मोड, आउटपुट है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो ये इनपुट हमारे पास क्या रहेगा और दूसरा हमारे पास आउटपुट क्या होगा. हम जानते हैं हमारा T1, ध्यान से सुनना, मैं थोड़े से इसके नाम दे देता हूं. ये T1 जो है ये इनसाइड है, मींस ये कोल्ड है, कोल्ड को हम लिखते हैं सिंक, बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. आउटसाइड T2 ग्रेट हॉटर बॉडी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, इसको मैं लिखूंगा सोर्स. ये लो ऊपर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये हमारे पास सिंक है, मींस अ बॉडी एट कोल्ड टेम्परेचर मींस लोअर टेम्परेचर. दिस इज आवर सोर्स, ऐसा ही है ना, अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर. हीट इंजन के केस में हमने एक और तरीके से डिफाइन किया था, लेकिन ध्यान देना, बॉडी एट कोल्ड टेम्परेचर दैट इज सिंक, बॉडी एट हायर टेम्परेचर दैट इज सोर्स. चलो भाई, दिस इज वर्क डन, जो कि हमने कहा इनपुट. इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हीट पंप के दौरान जो हमारे पास इनपुट रहेगा जो हम दे रहे हैं,
जो वो ले रहा है हमसे, दैट इज वर्क, हमारी ये एनर्जी ले रहा है इनपुट। कूलिंग मोड में हमारे पास है क्या, हमें ये क्या दे रहा है, क्या ये Q2 दे रहा है या Q1 दे रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई हमें क्या चाहिए, हमें सिंक मीन जो आपने दूध यहां पे रखा था वो ठंडा चाहिए। दूध से ये कितनी एनर्जी ले रहा है, ये ले रहा है इतनी, उधर देगा ओके नो प्रॉब्लम, हमें उसको कुछ नहीं करना। ये इतनी एनर्जी ले रहा है जो हमें चाहिए, इसको ठंडा रखना है। तो Q1 जो है इन दिस केस हमारा Q1 जो है वो बन जाएगा आउटपुट जो हमें चाहिए। ये हमें नहीं चाहिए, ये बाहर फेंक रहा है ओके, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो दूध को हमें ठंडा रखना था, जो हमने अभी कूलिंग मोड वाला केस देखा था, तो हमें ये चाहिए कि ये इससे क्या ले रहा है, जितना ज्यादा लेगा उतना ये ज्यादा ठंडा रहेगा, उतना सही रहेगा। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन दिस केस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास सेम डेफिनेशन, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, बिकॉज इट्स एफिशिएंसी तो दे रहा है ना। तो आउटपुट इज Q1 हीट टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दैट इज जो हमने सिंक कहा जिसको, डिवाइडेड बाई इनपुट जो हमने दिया, हमने क्या दिया, वर्क डन। अगर मैं यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं तो ध्यान से देखो, ये एरोज आपको बताएंगे Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2। What about W? W is equal to Q2 minus Q1, सेम। Q1 इधर जा रहा है, W इधर जा रहा है, और इससे इसकी और दो आ रहे हैं, Q1 प्लस W तो लिख दिया। और मींस दिस इज हीट गिवन टू द इंजन और पंप, जिसको कि हम कहेंगे दिस वन। Q1 भी ले रहा है, W भी ले रहा है, और दे क्या रहा है, Q2 दे रहा है। तो Q2 जो है Q1 प्लस W रहेगा, तो W जो है Q2 माइनस Q1। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारे पास कूलिंग मोड में, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q1। व्हाट इज Q1, हमने कहा सिंक का जो है, सिंक से जो है हीट ले रहा है। Q2 जो सोर्स में दे रहा है, सराउंडिंग में जो हमें दे रहा है। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2 है। अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूं तो इसी को मैं लिख सकता हूं T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब यहां पे ध्यान से देखो, व्हाट अबाउट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हमने कहा नंबर है जो कि हमें क्या बताएगा, एफिशिएंसी। अगर ये वर्क मींस जो आउटपुट है हमारे पास, सॉरी नॉट आउटपुट बट इनपुट जो हमारे पास है, ये वर्क इनपुट, जो इनपुट है, अगर हम ज्यादा देंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिनोमिनेटर ज्यादा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम, एफिशिएंसी कम। अगर वर्क हम कम करेंगे, मीन जो हम यहां से दे रहे हैं वो कम देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा मींस एफिशिएंसी ज्यादा। ऐसे भी बता सकते हो, जो मैंने पहले बिगनिंग में कहा था कि हम कम वर्क करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी, दो मजदूर आपके पास हैं, एक बता रहा है कि कोई काम है आपको, एक बता रहा है मुझे 10 रुपए दे दो मैं कर दूंगा, दूसरा बता रहा है मुझे 100 रुपए दो मैं कर दूंगा। तो आप प्रेफर क्या करोगे, ज्यादा आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट कौन है, जो कम पैसे लेगा और काम कर लेगा। सेम जो हमारे हीट पंप है वो हमसे कम चीज लेने चाहिए, हमसे लेंगे मींस इनपुट जो हम दे रहे हैं वर्क, जितना ये कम होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा मींस एफिशिएंसी ज्यादा। जितना ये हमारे पास ज्यादा होगा, हमसे हीट नहीं एनर्जी की बात करूंगा, हमसे एनर्जी ज्यादा लेगा तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कम। तो जितना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना आपका जो पंप है दैट इज हीट पंप जिसको हम बता रहे हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। अब अगर मैं इसी चीज को डिस्कस करूं फॉर हीटिंग मोड, तो ध्यान देना ये Q1 Q2 बदल जाएंगे। तो बच्चे फिर परेशान, सर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा आप किस मोड के लिए यूज कर रहे हो। फॉर्मूला तो यही रहेगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, लेकिन आपका आउटपुट जो है वो बदल रहा है। एक केस में Q1 रहेगा, दूसरे केस में Q2 रहेगा। तो वो ध्यान देना, हीटिंग मोड की भी बात करते हैं। देखो बच्चे, मैंने यहां पे आपके लिए जो अभी तक हमने पढ़ा कूलिंग मोड वाला केस, वो सारा का सारा यहां पे लिख दिया। ये हमारे पास था, वो डायग्राम बनी थी, ये हमारे पास वर्क डन जो था वो इनपुट था, Q1 हमने कहा था आउटपुट है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब मैं हीटिंग मोड की ओर आता हूं। हीटिंग मोड में क्या होगा, मैं फिर से डायग्राम प्लॉट करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। ये समझ लो हमारे पास सिंक होगा, या फिर मैं ऐसे ही बना देता हूं अभी, ये डायग्राम में जस्ट ये तीन चीजें बना देता हूं अभी। ये हीटिंग मोड में क्या होता है, हीटिंग मोड में हमें रूम में जो है वो गर्मी चाहिए थी। हमारा रूम जो है, मैं ऐसा कहूंगा, हमारा रूम थोड़ा सा हॉट ही था और उसमें और जो है गर्मी चाहिए, ऐसा ही है ना। आउटसाइड सराउंडिंग में जो है
वो ठंड है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक का नाम दूंगा सिंक, दूसरे का नाम दूंगा सराउंडिंग, जो कि मैंने यहां पे भी लिखा है सिंक, एंड ये सराउंडिंग इसके अंदर ही लिख दिया है, दिस इज सराउंडिंग। सिंक सोर्स कर देते हैं, क्योंकि सिंक लिखा है तो इसके अपोजिट जो है सोर्स रहेगा। सोर्स मीन्स बॉडी एट हाई टेम्परेचर, सिंक मीन्स बॉडी एट लो टेम्परेचर। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे पास फ्लो हो, फिर से फ्लो हो, इधर सिंक से आए, बिकॉज हीट पंप है ना, तो कोल्ड बॉडी से, ये कोल्ड है, ये हॉट है, नाम ये सिंक सोर्स तो आपको पता चलना चाहिए, आपके लिए मैं लिख देता हूं। इसके ऊपर वर्क करेंगे और इधर जाएगा, ये Q1, ये Q2, ये वर्क W, ठीक है ना। लेकिन अब ये हीटिंग मोड वाला है, ठीक है ना, हीटिंग मोड में काम कर रहा है। व्हाट अबाउट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? अगर मैं COP की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप सभी कहोगे सर आउटपुट, बिकॉज इट्स एफिशिएंसी, एक्चुअली इट्स एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको कहा था इनपुट, यही है ना। अब हमारा इनपुट तो क्लियर है भाई, ये आपका जो पंप है, इसको मैं पंप लिख देता हूं, ये पंप उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक ना आप इसके ऊपर वर्क करोगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वही बता रहा है ना। ये आपने W जो है वो इनपुट दिया, ठीक है, आपको क्या मिला, ये आपका रूम है, ठीक है ना। अभी तक ये सिंक, रेफ्रिजरेटर का इनर पोर्शन, इससे लेना था, अब आपको रूम में हीट देनी है, इससे लेगा, सराउंडिंग से लेगा और इधर देगा, रूम में देगा। हमें चाहिए अब ये Q2 चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि ये यहां से क्या करेगा, नहीं, हमें ये चाहिए Q2, ये कितनी जो है हीट रूम को दे रहा है। ध्यान से देखना, यहां पे क्या था, हमें ये नहीं चाहिए था ये सराउंडिंग में क्या दे रहा है, नहीं, हमें चाहिए था ये हमारे जो हमने यहां पे दूध रखा था रेफ्रिजरेटर के अंदर, उससे कितनी हीट ले रहा है, तो ये था हमारा आउटपुट। अब हमें चाहिए ये हमें ये क्या दे रहा है, हीट कितनी रूम में सप्लाई कर रहा है, बिकॉज इट्स अ हीटिंग मोड। तो हमारे पास जो आउटपुट होगा दैट इज अवर Q2, जिसको हमने यहां पे लिखा है, सेम मैंने वहां पे रखा है, तो ये हमारे पास जो है Q2 जो है वो हमारे पास आउटपुट रहेगा। तो व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, Q2 डिवाइडेड बाय W, जो यहां पे सेम मैंने Q1 Q2 चेंज नहीं किया, सिंक की तरफ Q1, सोर्स की तरफ Q2, यही वर्डिंग रखी यहां जो थी, और देख लो हमारा आउटपुट बदल गया, बिकॉज अब हमें नहीं चाहिए कि ये इससे क्या ले रहा है, हमें चाहिए ये हमें क्या दे रहा है, ऐसा ही है ना। तो Q2 आउटपुट, W इनपुट, तो Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, सॉरी Q2 माइनस Q1, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लो, Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2, तो W जो है दैट इज Q2 माइनस Q1, ये चेंज नहीं होगा, W सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन हीटिंग मोड, एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन कूलिंग मोड में C सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूं, और यहां पे H सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूं, बिकॉज इट्स अ हीटिंग मोड। तो होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो अगर आपकी बुक कभी Q1 Q2 इधर उधर हो जाएगा तो डरना नहीं, जस्ट चेक कि वो क्या बता रहा है, कूलिंग मोड में इसको काम करवा रहा है या फिर हीटिंग मोड में इसको काम करवा रहा है अकॉर्डिंगली। तो यहां पे अगर मैं इधर बता दूं ये T1 ये T2, तो अकॉर्डिंगली आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, जो कि अभी तक था T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो इतना सा फर्क आपको मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं बदलेगा, जितना इधर भी वही इधर भी वही, जितना वर्क ज्यादा COP की वैल्यू कम इनएफिशिएंट, जितना वर्क कम COP की वैल्यू ज्यादा एफिशिएंट, हमारा पंप जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। दिस इज अवर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमारे पास इसको भी आप रिप्रेजेंट करते हो इधर COPH, या फिर मैं फिर से एफिशिएंसी की बात करूंगा, एफिशिएंसी जो है वो कुछ ऐसी है। आपके मैं बता रहा हूं फिर से, आपकी बुक्स में भी, बिकॉज क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर को ही ले लेते हैं, वो हीटिंग मोड में इसको काम करवाते नहीं है, एक ही चीज होती है। तो अब ध्यान देना कि Q1 Q2 उन्होंने क्या रखा होगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको ये मिलेगा तो डरना नहीं कि ये गलत है, नहीं, डिपेंड करेगा कि आप किस मोड में इसको जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल रहे हो। होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर हीट पंप। तो हीट इंजन से ध्यान देना, एक स्टेटमेंट मिल गया, हीट पंप से एक स्टेटमेंट मिल गया, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, वायलेशन ऑफ वन लीड्स टू द वायलेशन ऑफ अदर। 2 लेक्चर्स और इसके लगेंगे एंड योर थर्मोडायनेमिक्स इज ओवर। तो होप कि आपने साथ साथ में ये पढ़ा होगा, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं होगी। तो इसको देख लेना, इसको सही से, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो।
वैसे भी आप म्यूट स्पेक्टेटर्स ही रहते हो, पूछते बहुत कम हो, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को बिगिनिंग में, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें तो आप बता सकते हो मुझे। तो हम इस पे प्रॉब्लम्स भी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे भी और एफिशिएंसी पे भी। पहले हम मेन पोर्शन खत्म कर दें और फाइनली हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है इस पे सॉल्व करेंगे। एक जो हमारे पास बच रहा है दैट इज कैनॉट सीट इंजन, एंड सेकेंड जो है दिस वॉज ऑल अबाउट अवर हीट पंप। तो इसको देख लो, कोई भी प्रॉब्लम होगी बता देना। थैंक यू एंड डू प्रे फॉर मी।